नमस्कार दोस्तों। विचार समाचार पत्रिका ब्रह्मनाद में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, सप्ताह में एक बार हमारा मिलना होता है, वो भी हम राष्ट्र के कुछ सुलगते हुए मुद्दे लेकर आपके साथ विचार विमर्श करते हैं। राष्ट्रीय जागरण अभियान हमारा एक स्वैच्छिक प्रयास है। आप सब राष्ट्रप्रेमी भी इस प्रयास से जुड़ सकते हैं और इस प्रयास से जुड़कर मातृभूमि की वैचारिक सेवा के लिए आप अपने को समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपका सदैव स्वागत करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना सहयोग करें। दोस्तों, इसीलिए हमारे आपसे एक प्रार्थना है कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने परिजनों में बांटें, ताकि हमारा वैचारिक फैलाव हो और राष्ट्रीय जागरण अभियान और मजबूत बने। इससे हमें भी मजबूती मिलेगी और राष्ट्र के विचारों को भी बल मिलेगा, फैलाव मिलेगा। तो चलिए, इतनी सी प्रार्थना के बाद इस सप्ताह के मुख्य मुद्दों पर हम एक नज़र डालें। हमारे देश देशांतर विभाग में चलते हैं। दोस्तों, देश देशांतर में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह के जो विचारशील मुद्दे हैं, उनमें से कुछ एक चुनकर हम लाए हैं हमारी बहस के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम हाल देखते हैं कांग्रेस का, तो एक प्रश्न उठता है हम सभी भारतवासी के मन में कि क्या सत्ता के लिए कांग्रेस अपने सारे मूल्यों को ताक पर रख देगी। देखेंगे इस सप्ताह कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन की परिस्थिति कहां तक पहुंची है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में एक फेज फेस्टिवल हुआ। यह हमारे सब कॉन्टिनेंट के उर्दू के बहुत बड़े शायर फैज़ अहमद फैज़ के सम्मान में होता है। वहाँ पर हमारे उर्दू के कलम नवीस गीतकार, फिल्मी गीतकार जावेद अख्तर जी भी पहुँचे थे और जावेद अख्तर जी ने पाक के मीडिया को, पाक के साहित्य रसिकों को और पाक के शासकों को कैसे खरी खरी सुनाई, उसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे। देखेंगे जावेद जी का वक्तव्य और उन पर क्रिया प्रतिक्रियाएं। तीसरा मुद्दा हमारे समक्ष जो है वो यही है कि पड़ोस में दो देश है जो हमसे काफ़ी दुश्मनी करते हैं। पूर्व में चीन है तो पश्चिम में पाकिस्तान है। चीन का भी खस्ता हाल है इकोनॉमी के कारण, और पाकिस्तान तो जैसे आहिस्ता आहिस्ता डूबता ही जा रहा है। दोस्तों, देखेंगे कहाँ जा रहा है ख़त्म होता पाकिस्तान। जैसे कि एक पुराने गीत में कहा गया था, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। देखेंगे पाकिस्तान का हाल पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों द्वारा ही। और आखिर में हमारा जो स्थायी स्तंभ है वंदे मातरम, उसमें हम हमेशा भारत की बात करते हैं। तो
इस सप्ताह हम बात करेंगे वंदे मातरम में ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में तुर्की ने और सीरिया में आए भूकंप में हमारे वीरों ने वहाँ की जनता की कैसे सेवा की। प्रधानमंत्री के साथ उन वीरों की एक गोष्ठी हुई, वो हम आपसे उनका एक अहवाल शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं यही है, और हर एक प्रमुख मुद्दे से राष्ट्र प्रभावित होता है। राष्ट्र विचारों से चलता है और राष्ट्र विचारों से प्रभावित होता है। इन विचारों के अभ्यास से हमें ये पता चलता है कि ये राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है, और राष्ट्र के अंदर जो नेतृत्व है वो कौन सा नेतृत्व देश को आगे ले जाता है, कौन सा नेतृत्व ऐसा है जो देश को पीछे ले जा रहा है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से ये आज़ादी पाई है, बड़ी मुश्किल से हम एक हुए हैं, तो इसको गंवाना नहीं है। इसीलिए हम ऐसे मुद्दे आपके साथ चर्चा करते हैं जिससे आपका सरोकार हो, इतना ही नहीं हमारे भविष्य का भी उससे संबंध हो। तो गंभीरता से हमें इसको लेना चाहिए। चलिए पहले बात करेंगे कांग्रेस की गिरती हुई राष्ट्रीय शाख पर। दोस्तों, जैसे लगता ऐसा है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक पहचान खो रही है, और वो खोने का कारण सत्ता के पीछे उसकी अंधी दौड़ है। उसके नेतृत्व में वो परिपक्वता नहीं रही। उसका एक ही कारण लगता है सबको, और वो वंशवाद है। एक ही फैमिली के आसपास घूमती हुई सारी कांग्रेस सारे राष्ट्र में से आहिस्ता आहिस्ता जनाधार खो चुकी है। अब वो सिर्फ कुछ एक बंगलों में सिमट गई है, कुछ एक चमचों के आसपास सिमट गई है, और वो चमचे और वो बंगले और वो किचन कैबिनेट कांग्रेस को और ही रसातल में ले जा रहे हैं। इन दिनों हमने यही देखा कि कांग्रेस का ड्रामा अब पराकाष्ठा की ओर जा रहा है। पहले तो राहुल गांधी जी की ही जबान फिसल जाती थी, अब हर कांग्रेसी की जबान फिसल रही है, और भद्दे और गंदे शब्दों में वो बदल रही है। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने, जिनकी शैली को जो दंगल या टीवी बहस में जो देखते रहते हैं उसको पता है कि पवन खेड़ा कैसा आदमी है, और कैसी उसकी शख्सियत है, और कैसे उसकी शब्दावली रहती है। उसकी ज़ुबान में कभी मिठास बहुत कम रहती है, आग जलती रहती है और धुआं जलती रहती है, लेकिन बनावटपन में वो छुपाते हैं अपनी घृणा को। तो ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी के विरुद्ध तो ठीक है, वो बोल सकते हैं जितना चाहे, लेकिन उन्होंने मोदी जी के पिताजी को भी नहीं छोड़ा, जो स्वर्गीय है। और राजनीति में ऐसा प्रयास विभत्स प्रयास कहा जा सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन आजकल कौन ऐसा करता है। हर विभत्सता को कुछ न कुछ तर्क के शब्दों से छुपाया जाता है। दोस्तों, उन्होंने जो कुछ कहा वो हम आप ही को दिखाएंगे, लेकिन उनके कारण भारत में चारों ओर से कांग्रेस पर जो आक्रोश छलक उठा। भारत की जनता एक संस्कारी जनता है, मूल्यवादी जनता है। वो चाहे कम पढ़ी लिखी हो, चाहे गांव की हो, लेकिन नीर क्षीर का विवेक वो कर सकती है। कई नगरों में इनके इस बयान के कारण सरकारों ने अपनी बात कही, प्रजा के सेवकों ने अपनी बात कही, और कई जगह देशभक्त लोगों ने एफआईआर भी दाखिल की। पहले हम देखते हैं आखिर श्री पवन खेड़ा ने
अपनी कांग्रेस पार्टी की मजाक कैसे बनाई उसका एक वीडियो दिखाते हैं। तो देखिए वो वीडियो। नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। गौतम दास है दामोदर दास सॉरी। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, अब आप खुद ही एक अंदाजा लगा लीजिए, क्या सत्ता के लिए ऐसी हरकतें शोभा देती है, वो भी उस राष्ट्रीय पार्टी को जो लोकतंत्र की बात करती है, जो सामाजिक एक रास्ता की बात करती है और जो मोहब्बत की बात करती है। उनके प्रवक्ता के मुंह में ऐसे शब्द कितने विचित्र लगते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के जिम्मेदार लोग जगह जगह पर ऐसी बातें किया करते हैं, और कैसी है उनकी शैली और कैसी है उसकी शख्सियत, इसका भी हम आकलन करते रहते हैं। लेकिन देखिए, पवन खेड़ा की इस बात पर गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कैसे जवाब दिया, उसका भी एक छोटा सा वीडियो देखिए। मित्रों, कांग्रेस पार्टी समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर मार्जिनलाइज हो चुकी है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही है। मगर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए और सार्वजनिक जीवन के स्तर के लिए जो लोग चिंता करते हैं, वो सभी के लिए चिंता का विषय है कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता बने, तब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जाता है। जिस प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के जीवन में खुशहाली लाई, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करी, देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित करा, और दुनिया भर में जिस प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो समझ रहा हूं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है, ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है, और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा, और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। हाल के दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव का मौसम चल रहा है। उसी चुनाव की एक सभा में मोदी जी ने विशाल जनमेदनी के सामने पवन खेड़ा की इस बात का और कांग्रेस के इस संस्कार का अपनी शैली में जवाब दिया। वही दिखाता है कि एक जिंदा दिल इंसान को कोई पछाड़ नहीं सकता, कोई उससे हरीफाई नहीं कर सकता है। दोस्तों, उनकी इस भद्दी टिप्पणी पर हमारे देशभक्त प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया, जरा वो भी हम सुन लें।
जहां जनता उस जवाब के साथ जय जयकार करती है श्री मोदी का। मोदी जी ने कहा कमल खिलेगा। देखिए वो वीडियो। न जाने क्यों चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का कोई ना कोई नेता सेल्फ गोल कर देता है। पहले पवन खेड़ा ने मोदी के पिता के लिए अपमानजनक बातें कही, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, तब उन्हें जमानत मिली। लेकिन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के वक्त एयरपोर्ट पर धरना दे रहे कांग्रेस के नेताओं ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगा दिए। मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी, मेघालय और नागालैंड में भी देने वाली। तो दोस्तों, कहने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सत्ता की लालसा में जब कभी विचार शून्यता आ जाती है तो वो व्यक्तित्व को भी पीछे ले जाती है। अगर संस्थाएं हो तो उसका भी अस्त हो जाता है, और अगर वो संगठन हो और ऐसी क्रियाएं करता हो तो उसका भी नाश हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये भारतीय बोध हमें बहुत सिखाता है। उसमें से अगर कांग्रेस कुछ लेसन करेगी, कुछ पाठ सीखेंगी, तो उसका भी भविष्य आगे चलकर उज्जवल हो सकता है। दोस्तों, देश का कोई भी प्रबुद्ध एवं देशभक्त नागरिक कांग्रेस के इस विचारों का समर्थन कभी नहीं करेगा। हाल ही में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जो बिल्कुल राष्ट्र को कोई भी संदेश देने में निष्फल रही, शायद उसी की निराशा में कांग्रेस अब अलग अलग शब्दावली से देश की जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। तो उसी पृष्ठभूमि में ये बात शायद कही गई हो, लेकिन हमारी जनता के बीच में तो प्रधानमंत्री का यही नारा गूंजता रहेगा कि कमल और खिलता रहेगा। चलिए, ऐसी ही मानसिकता हमारे पड़ोस में भी है। जो द्वेष है, वर्तमान में उनको भारत की वर्तमान नेतागिरी के सामने द्वेष है। अंग्रेजों के साथ जब लड़ाई चल रही थी तब उसको भारत के हिंदुओं के सामने द्वेष था। अब हिंदू में कई संगठन उसको सेक्युलर लगते हैं, तो बाकी के लोगों पर द्वेष है, और ये द्वेष ही उसके विकास में रुकावट का कारण है। वो ये नहीं समझते हैं। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में प्रगतिशील उर्दू शायर फैज़ अहमद फैज़ पर एक विचार गोष्ठी यानी कि फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। भारत के सुप्रसिद्ध फिल्मी शायर जावेद अख्तर उस फेस्टिवल में गए थे और उन्होंने दमदार हिस्सा लिया। कहना पड़ेगा कि उसको एक सलाम करते हैं।
आखिर वो है तो जान निसार अख्तर के बेटे, तो उसमें वो स्पिरिट है। कैफी साहब की भी एक स्पिरिट थी और वो भी उनमें छलक रही है। अपने वक्तव्य जो उन्होंने दिया उसमें उन्होंने भारत में पुलवामा और मुंबई में जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए उनकी बात की। उन्होंने लता जी के बारे में भी बात कही, बहुत अच्छी बातें कही। उस पर वहाँ उपस्थितों ने बहुत तालियां भी बजाई। लेकिन एक बात और अफसोस की है कि फेस्टिवल के आयोजकों ने और पाकिस्तान के तथाकथित उर्दू साहित्यकारों ने या बुद्धिजीवियों ने इस आतंकवादी हमले पर अपनी कोई चुप्पी तोड़ी नहीं। उन्होंने जावेद अख्तर की इस बात को एंडोर्स नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम जावेद अख्तर जी ने क्या कहा वो वीडियो देखें, उसके बाद हम और बातें भी करेंगे आपके साथ। तो आइए देखते हैं जावेद अख्तर साहब ने फेस्टिवल में क्या कहा। फैज साहब आए थे तो ऐसा लगता था किसी स्टेट का हेड आया हुआ है। आगे पीछे तो गाड़ियां चल रही होती थी, वो सायरन देती हुई, और जब आते थे तो गवर्नर हाउस में ठहरते थे। वहां का कोई टेलीविजन नहीं था जिसने उन्हें कहा अब तो आपके यहाँ प्राइवेट चैनल आ गए। पीटीवी पे तो कोई हिंदुस्तानी जा नहीं सकता था। कोई साहिर का, कभी कैफी का, कभी सरदार जाफरी का इंटरव्यू देखा आपने पीटीवी पे, हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ हुआ। तो ये जो बंदिश है कम्युनिकेशन पे, और कहीं कोशिश है कि लोग एक दूसरे को जान ना सके, ये माफ कीजिएगा दोनों तरफ से, और शायद थोड़ी सी आपके यहाँ ज्यादा है। तो ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना। दोस्तों, जावेद अख्तर साहब का ये बयान आपने सुना। भारत में कभी उसका घोर विरोध कर रही हमारी राष्ट्रभक्त कलाकार कंगना जी ने बहुत ही अच्छी स्पिरिट दिखाई, और उन्होंने जब भारत की बात की जावेद अख्तर साहब ने, तो उसके सपोर्ट में अपनी आवाज़ मिलाई। देखिए कंगना जी क्या कह रही है जावेद अख्तर के बारे में, वो भी जरा देखें। जिसमें लिखा था, जब मैं जावेद साहब की पोएट्री सुनती हूँ तो लगता था ये कैसे माँ सरस्वती जी की इन पे इतनी कृपा है। लेकिन देखो, कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है उनके साथ में। जय हिंद। @जावेद अख्तर जादू साहब, घर में घुस के मारा, हा हा। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान के कलाकारों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। जो कभी भारत में आ गए थे, गाना गाकर लाखों रुपए यहाँ से ले गए थे, जो कलाकार को पाकिस्तान में कोई सुनने वाला भी नहीं है, ऐसे कलाकारों ने जावेद अख्तर जी के ठोस वक्तव्यों पर विचार करने के बजाय अपने शासकों को खुश करने के लिए बिन ज़रूरी टिप्पणी कर दी जावेद अख्तर साहब के बयानों पर। देखते हैं उनका कहना भी क्या है। पाकिस्तानियों ने जावेद अख्तर का उनके देश में वेलकम करने वाले सेलेब्स और उनके साथ फोटो वीडियो शेयर करने वालों को ट्रोल कर रहे हैं। जावेद अख्तर के दिल में इतनी नफरत है तो उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमने तब भी आपको सेफली यहाँ से जाने दिया। आपकी नॉनसेंस को ये हमारा जवाब है। वायरल वीडियो में जावेद अख्तर पाकिस्तानियों को सरेआम सुना रहे हैं और वहां बैठी ऑडियंस तालियां बजा रही है।
अपने देश की बेइज्जती पर जिस तरह पाकिस्तानी तालियां बजा रहे हैं उसकी आलोचना हो रही है। दोस्तों, हमने ये सारे वीडियो देखे, इसमें हमें थोड़ी सी घरेलू जो समस्याएं हैं उस पर भी एक अफसोस होता है कि जावेद साहब ने तो ये अपनी बात बेरोक टोक की, ताल बजा कर की और भारत का मिजाज दिखा दिया, भारत के बुद्धिजीवी का मिजाज दिखा दिया और भारत की आम जनता की सोच क्या है वो भी दिखा दिया। लेकिन भारत के अंदर देखिए, भारत के अंदर जो भारत के अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी है या संगठन है, फिर चाहे वो अल्पसंख्यक बौद्धिक संगठन हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जामिया मिलिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या मौलाना हो, या बरेलवी हो, या देवबंदी हो, पता नहीं इन लोगों को पहले वो अंग्रेजों को खुश करते थे, नहीं, पहले वो बादशाहों को खुश करते थे, फिर अंग्रेजों को खुश करने लगे, फिर नवाबों को खुश करने लगे, और अभी जो पाकिस्तान की सरकारें जो कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर सकी है उनको भी वो खुश करने में लगे हैं। भारत के हिंदुओं के साथ उसका विरोध पाकिस्तान बन गया, फिर भी ये लोग जो यहाँ रह गए उन्होंने कहा कि हम अपने वतन से दूर नहीं जा सकते। बहुत अच्छी बात है, आपने भारत को अपना वतन माना, अपनी मातृभूमि माना, तो फिर उसके प्रश्नों में उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। ये लोग वो नहीं करते। कभी पुलवामा के लिए या मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बारे में न उन्होंने जलसे किए, न जुलूस किए, न जुम्मे की नमाज में वो बातें कही गई मुसलमानों को जागरूक करने के लिए, न कश्मीर में हो रहे आतंकवादियों के सामने उन्होंने कभी आवाज़ उठाई। ये ऐतिहासिक हकीकत है और ये रिकॉर्ड है, और ये भारत के अल्पसंख्यक जो संगठन है या बुद्धिजीवी है उनके सामने एक बहुत बड़ा नैतिक प्रश्न है। देखिए, जब शाहीन बाग हुआ था तब क्या हुआ था? यही फैज़ अहमद फैज़ की एक रचना थी जिसमें मूर्तियों को तोड़ने की बात कही गई थी। शाहीन बाग में वही लोग झूम झूम कर गा रहे थे। ये भारत के हिंदुओं का अपमान नहीं था? ये भारत की गंगा जमुना तहजीब जो वो लोग कहते हैं, क्या उसके सामने विद्रोह नहीं था? देखिए, पीछे चलते हैं, शाहीन बाग का एक वीडियो आपको दिखाते हैं, वही नज़म जो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी थी। सुनिए जरा। दोस्तों, बस इसी बात पे जो हैं भारत में हम लोग अफसोस करते हैं कि बात तो गंगा जमुनी संस्कृति की कही जाती है, हम लोग मिलजुल कर रहे हैं, ऐसी बातें हो रही है, लेकिन काम कुछ उल्टा ही हो रहा है। PFI जब इतना बड़ा आतंक फैलाता है या भारत को अमुक साल तक इस्लामी स्टेट बनाने की सोच रहा है, तो उसके सामने कोई अल्पसंख्यक मुस्लिम बुद्धिजीवी या जनता या मुल्ला या मौलाना कोई आवाज़ नहीं उठाता। ओवैसी भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। कोई बात नहीं, भारत की जनता है जो ऐसे मसलों को हल करना जानती है, उसमें सूझबूझ है। भारत के पास थैंक्स टू गॉड अभी ऐसी नेतागिरी भी है। दोस्तों, फैज़ अहमद फैज़ साहब तरक्की पसंद थे, लेकिन भारत के विरोधी थे। मैं आपको बताऊं, जिस फेस्टिवल में जावेद साहब गए थे वो वैसे पंजाबी थे फैज़ अहमद फैज़,
लेकिन उर्दू में लिखते थे, क्योंकि हमने जो कहा ऐसे लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन उर्दू में ये खुश करने की मनोवृत्ति के कारण कभी कोई अंतर्राष्ट्रीय कवि या लेखक पैदा नहीं हुआ, उसकी कोई पहुंच। कभी इकबाल को नोबेल पारितोषिक मिलने के लिए बहुत कोशिश की थी। इकबाल ने ईरान के शाह के साथ मिलकर उन्होंने अपनी लॉबिंग की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, और इसकी ईर्ष्या इकबाल साहब को बहुत थी, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था शुरुआत में। लेकिन फिर उसकी कलम भी गिरते गिरते वहां आ गई कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। वो पैन मुस्लिमिज्म पर आ गई थी। फिर उससे खिसकती खिसकती पाकिस्तान का नारा लगाने तक आ गई। तो ये हाल है सब हमारे बुद्धिजीवियों का, साहित्यकारों का, या कलम के लिए आवाज उठाने वालों का। यही गवाही है कि हमारे तथाकथित प्रगतिशीलों या अदीबों ने कलम की सही अर्थ में कभी आज़ादी के लिए अपनी कलम को लहू में डुबाया नहीं, खिदमत करते रहे और सुकून के फल खाते रहे। तो ऐसी संस्कृतियाँ कभी पनपती नहीं, इतिहास में कभी उसको कोई जगह मिलती नहीं है। ये कसीदाकारी है जो वक्त के जो सुल्तान होते हैं उनके लिए वो कहते हैं, और अपनी एक छोटी सी दुनिया में वो रहते हैं, जिसको वो ये कहते हैं कि हमारी ये आज़ादी है। लेकिन एक्चुअली वो आज़ादी नहीं है, वो मानसिक गुलामी है। इसलिए उनकी ज़बान आहिस्ता आहिस्ता जन समर्थन खो देती है, और आज विश्व साहित्य में उनकी कोई भी जगह नहीं। एक ज़माना था जब उसकी तूती बोलती थी, लेकिन अब तो वो ज़माना भी नहीं रहा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये पाकिस्तान की अदबी स्थिति की बात हमने आप कही। अब पाकिस्तान के आर्थिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, उसके लिए भी एक दो छोटे से वीडियो देखें, ताकि आपके जहन में से एक चीज़ कभी निकले नहीं कि भारत के संस्कार क्या है और भारत क्यों आगे बढ़ रहा है और भारत का नेतृत्व कैसा है, पाकिस्तान के संस्कार क्या है और पाकिस्तान क्यों पीछे जा रहा है, पाकिस्तान का नेतृत्व क्या है। देखिए, दोनों जगह बुद्धिजीवी तो है, लेकिन कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी जो ये सोशल चैनल चलाते हैं वो हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी से कहीं बेहतर है, कहीं अच्छे सोचने वाले हैं और बड़ी ही अच्छी क्रिटिसिज्म करते हैं और ऑनेस्ट है, ऐसा लगता है। देखिए एक दो हम वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने। सब सर को जानते हैं, हम डिफरेंट टीवी चैनल्स पर भी उनको देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और आज सर सबसे पहले तो IMF से डील हो रही है और कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि 2-4 दिन में हो जाएगी। अब लोग परेशान हैं, आटे का भी एक आप जानते हैं कि इशू था, अभी तक है काफी हद तक, लेकिन IMF पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आटे पे अगर बात करें तो RSS के जो हैं जनरल सेक्रेटरी है मेरा ख्याल है, और कृष्णा गोपाल साहब, उन्होंने कहा है कि जी भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? भारत पाकिस्तान की मदद करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मदद उसकी की जाती है जो मदद मांगे। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो अभी तक ऑफिशियली जो है वो एक्सक्यूज मी इंडिया से कोई ऐसी मदद तलब नहीं की, बल्कि जो इंडिया अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है उसके लिए भी वाघा बॉर्डर से उसको भेजने की इजाजत नहीं है, और वो भी
जो है ईरान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसी सूरत हाल में मदद कर सकेगा। जी। लेकिन सर पाकिस्तान से जो है आप जानते हैं कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो भारत से बाकायदा तौर पे कहें कि हमें मदद चाहिए। लेकिन जो हालत यहाँ पर लोगों की है, जिस तरह से आटा और दूसरी चीजों की परेशानी है, तो एक पड़ोसी के तौर पे बगैर कहे भी मदद की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मांगेगा तभी मदद करेंगे। हम लोग खुद भी अगर किसी को देखते हैं कि किसी को जरूरत है, तो अगर हो पाता है तो खुद भी इंसान कर लेता है। और पाकिस्तान कैसे कहेगा? वो तो दुश्मन कहते रहते हैं हर वक्त। जी देखें, इस वक्त जो है ना, वो पाकिस्तान की भूखी अवाम और भारत की मदद के दरमियान आपकी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की अना जो है ना, वो रुकावट है, और कोई चीज रुकावट नहीं है। भारत ने हमेशा मदद की है हमसाय ममालिक की, आपके सामने है। आज आप सुनती हैं कि श्रीलंका के हालात खराब हैं, या श्रीलंका में ये हो गया या वो हो गया, उन्होंने उठा लिया, उसको संभाल लिया है। तो यही होता है, हमसायों का हक होता है, जैसे आप कह रही हैं। लेकिन देखें ना, अब अगर इंडिया मिसाल के तौर पे, हमारी बड़ी कोशिश है कि जम्मू के रास्ते और लेह अपना कारगिल के रास्ते हम अपने लोगों को कम से कम पीओजे और जीबी के लोगों को आटा, दालें, चीनी, चावल भेजें। लेकिन जब बॉर्डर ही नहीं वो खोल रहे, तो हम कैसे भेजें? तो इसलिए ये कहना कि इंडिया का फर्ज है या इंडिया को करना चाहिए, इससे पहले इनको अपने गिरेबान में आपको झांकना चाहिए कि आपके घर में क्या रुकावट है जिसकी वजह से आपके हमसाए, जिनके यहाँ हर चीज सरप्लस में है, गेहूं, चीनी, दालें, हर चीज वहां सरप्लस में, उनकी जरूरत से ज्यादा है। तो फिर ऐसे में क्या रुकावट है, आपके घर में क्या रुकावटें हैं, ये आपको देखना चाहिए। जी खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने जहमत दी है परवेज हूद भाई साहब को। डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, मौल्लिम हैं, पाकिस्तान समेत यूएस की यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुके हैं। लेकिन आज उन्हें मैंने जिस जाविया नजर को पेश करने के लिए दावत दी है, वो ये है कि परवेज हूद भाई साहब का ये क्रेडिट है कि जब हमें एस्टेब्लिशमेंट का मतलब भी नहीं पता था, वो तब से, चाहे वो रियासत की एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो फौजी एस्टेब्लिशमेंट हो, या चाहे वो मजहबी एस्टेब्लिशमेंट हो, न सिर्फ उसके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं, बल्कि आज तक हमें एजुकेट करते हैं। तो आज हमने इन्हें दावत दी है कि हम समझ सकें कि पाकिस्तान का असल मसला है क्या, ये क्या चीज है जिसके लिए परवेज साहब कब से लड़ रहे हैं और आज हम किस तरफ जा रहे हैं। ये हमारी उसी सीरीज का सिलसिला है कि जहां हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से बात की कि हम पाकिस्तान के बुनियादी मसले को उनके नुक्ता नज़र यानी मजहबी नुक्ता नज़र से समझ सकें। और आगे बढ़ते हुए हमारे पास और इंटेलेक्चुअल्स भी हमें ज्वाइन करेंगे। परवेज साहब, मैं आपके वक्त का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। जी अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। तो आपने पूछा कि पाकिस्तान का मसला क्या है। भाई 75 साल गुजर गए हैं और ये काफ़ी वक्त होता है एक मुल्क को इकट्ठे होने के लिए, ये तय करने के लिए कि वो असल में मारज़ वजूद में क्यों आया, आखिर क्या वजह है कि इन जोग्राफियाई हुदूद के अंदर लोग साथ रहते हैं। ये इब्हाम अब तक दूर हो नहीं सका। तो चलिए बहुत पहले चलते हैं, आज से 80-85 साल पहले चलते हैं, क़याम पाकिस्तान से पहले। तो उस वक्त क्या सोच थी? दो कौमी नजरिया। ये दो कौमी नजरिया कहता है कि बड़े सगीर हिंद में सिर्फ दो कौमें आबाद हैं, एक हिंदू हैं, एक मुस्लिम हैं, और ये साथ साथ कभी रह नहीं सकते। तो जिन्ना साहब ने इसको बयान किया था सन 40 में, जब लाहौर में उन्होंने एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब किया। मुस्लिम लीग की मीटिंग थी उस वक्त। मगर जब उनसे ये पूछा जाता था कि जिन्ना साहब बताइए कि जो पाकिस्तान आप बनाने जा रहे हैं, इसके खद खाल क्या होंगे, तो उस पर वो बिगड़ जाते थे, कहते थे कि ये अब ना पूछो, पहले पाकिस्तान बने, पहले हम अलग एक रियासत कायम करें, जब पाकिस्तान मिल जाएगा तो देखेंगे कि उधर क्या करना है।
और ये बात उन्होंने बहुत सख्ती से कही अलीगढ़ के स्टूडेंट्स को भी। और उन्होंने कोई ये नहीं बताया कि यहाँ क्या एक सोशलिस्ट निज़ाम होगा, सरमायादारी निज़ाम होगा, हाँ, कि क्या यहाँ शरई निज़ाम होगा या एक सेक्युलर निज़ाम होगा, कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ ये कि तकरीरें करते थे, बड़ी उम्दा तकरीरें थी, 11 अगस्त को भी की, जिसमें झलक नज़र आती है सेक्युलर सोच की। तो दूसरी तरफ जब वो कराची बार एसोसिएशन से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ शरई निज़ाम भी आए तो क्या हर्ज उसमें। लिहाजा कोई सोच ही नहीं थी पाकिस्तान बनाने में, और जो बनाने वाले थे वो तो बड़े जमींदार थे। कोई ममदोद था, कोई टिवाना था, कोई ये सारे हजारों एकड़ वाले जमींदार थे, कुछ सरमायादार थे, और किसी को आम लोगों से कोई प्यार नहीं था। तो उम्मीद उनको ये थी कि बस अब पाकिस्तान बनेगा, हम जितने मालदार हैं और ज्यादा मालदार बन जाएंगे। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब हिंदू भागे तो उनकी जमीनों पे उन्होंने कब्जा कर लिया, उनकी फैक्ट्रियों पे कब्जा कर लिया। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के बनने के कोई 2 साल बाद, जिन्ना साहब की वफात के साल 1.5 साल बाद, मुस्लिम लीग तो खत्म हो गई। उनमें कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जिसको हम याद कर सकते हैं। सारी सड़कें जो हैं वो जिन्ना के नाम पे मंसूब हैं, लियाकत अली खान के नाम पे मंसूब हैं, या अल्लामा इकबाल जो बहुत पहले फौत हो गए थे। तो गर्ज ये कि जो 2 कौमी नजरिया था, उसमें सिर्फ ये था कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, आगे क्या। और फिर 71 में पता चल गया कि ये नाकाफी है। आप कह दें जितना कहना है कि हिंदुस्तान की साजिश थी, लेकिन बंगाली ये नहीं मानते। वो आज भी आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। वो कहते हैं कि पहले माफी मांगो कि तुमने हमारे इतने लोगों को मारा। कि पाकिस्तान के साथ आखिर मसला क्या है, उसको समझ सकें और वाकई कोई सॉल्यूशन हमारे पास है तो उसको अलग अलग जाविया नज़र से देख सकें। इसी इसना के लिए हमने पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बात की ताकि मज़हब का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकें। फिर हमने परवेज़ हूद भाई से बात की ताकि लिबरल और एक साइंटिफिक अप्रोच को देख सकें। और अब मुजम्मिल हमारे साथ हैं। मुजम्मिल, खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। और यही है कि आपने जो नाम लिए हैं, मैं समझता हूँ कि बड़े डाइवर्स हैं वो, अगर स्कूल ऑफ थॉट की बात की जाए। सो आई अप्रिशिएट कि जो आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, और आपके वक्त के लिए कि मैं कब से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और यू हैव बीन सुपर बिजी एंड यू हैव बीन सुपर काइंड। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इट्स अ प्लेजर। थैंक्स। मुजम्मिल, सबसे पहले जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या कोई मसला है, तो इस जुमले में ये इन्फर पहले से है कि पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई मसला तो है। तो पाकिस्तान के साथ कोई मसला आखिर है या बस हम बेवजह सोचते हैं कि कोई मसला है? देखिए, मसाइल तो काफ़ी गंभीर हैं और वो पहले दिन से हैं। उसकी वजह ये है कि मसला तो, अगर आप सियासी मसाइल की बात करें या सोशल इश्यूज की बात करें, तो दोनों में ही एक तो पहली बात तो ये होती है कि एक होमोजेनियस सा एटीट्यूड होता है कौमों का। अगर आप देखते हैं, यूरोप की तारीख देख लें या और जगहों की देख लें, तो नेशन स्टेट्स से ज़्यादा जो पोस्ट वेस्टफेलियन सोसाइटी बनी 1648 के ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद से, तो नेशन स्टेट्स का जो बिहेवियर है उसमें जो अप्स एंड डाउन्स आए, हमने 20th सेंचुरी में भी देखा। 2 जंगें अजीम हुई वहाँ पर, और उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई। तो उन कौमों का मैं समझता हूँ कि एक सिस्टमैटिक जो पहले कोलैप्स था वो आहिस्ता आहिस्ता मूव किया उन्होंने, और एक ट्रांजिशन देखने में आती है। जो है वो टोटलिटेरियन सोसाइटी थी, उसके बाद में फ्यूडलिज्म आया, फ्यूडलिज्म के बाद चर्च की मोनोपोली खत्म हुई, उसके बाद में जो है वो डेमोक्रेसी आती है, फिर वो बाइपोलैरिटी आ जाती है, वो खत्म होती है। तो अब उसके बाद हमें एक ग्लोबलाइज दुनिया मिलती है। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि ये कोई नेशन ऐसी नहीं थी जो कि इवॉल्व की है। ये ऐसी नेशन नहीं थी जिसको हम नेशन स्टेट कह सकते हैं, जिनका एक होमलैंड है, एक रिकग्नाइज्ड, आपस में एक दूसरे के साथ एक कॉमनैलिटी है, यानी कि एक ओवरलैप नहीं है एक्सपीरियंसेस का। अगर एक बलोच है तो उसका पश्तून के साथ ओवरलैप कम है, अगर एक पश्तून है उसका पंजाबी के साथ ओवरलैप कम है, सिंधी के साथ कम है, उर्दू स्पीकिंग के साथ कम है, गिलगिती के साथ कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टीशन के बाद से सबसे बड़ा मसला तो यही था कि इसको कौम कैसे बनाना है, क्योंकि जैसे वो युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि कॉमन स्टोरीज होती हैं जो कि मुआशरों को चलाती हैं। अगर आपके पास एक कॉमन स्टोरी है, एक मुतफ़िका कहानी है,
अपने अवाम को सुनाने के लिए कि यार ये हम लोग हैं, ये हमारी शनाख्त है, यहाँ से हम आ रहे हैं और ये हमने करना है। तो बहुत से मसाइल उसी दिन हल हो जाते हैं। तो शनाख्त का क्राइसिस नहीं आता उस टाइम पे। लेकिन अब हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर हमारी स्टेट पाकिस्तानियत को डिफाइन ही नहीं कर पाई पहले दिन से, जिसकी वजह से आज तक ये समझ नहीं आती कि क्या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 7000 साल पुरानी तहजीब है, वहाँ से आगाज़ करें अपनी तारीख का, या 712 से करें मोहम्मद बिन कासिम से, या 1947 से करें जब हम नक्शे में आते हैं दुनिया के। मैं ये समझता हूँ कि जो कन्फ्यूजन है सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस है, ज़्यादा मसाइल वहाँ से शुरू होते हैं और फिर आगे बढ़ते-बढ़ते जो एक रूलिंग एलीट थी छोटी-सी, वो काबिज़ हो जाती है। हिंदुस्तान के अंदर भी लैंड रिफॉर्म हो गई और चीज़ें हो गई, यहाँ नहीं हो पाई। तो इसीलिए अभी तक एक अशराफिया का छोटा-सा हिस्सा जो है वो रूलिंग क्लास है और बाकी एक ट्राइबल सोसाइटी, मैं समझता हूँ कि एक कबायली ज़हन है यहाँ पर लोगों का, और इसीलिए वो एक ऑनर कल्चर भी फ़ॉलो करते हैं और एक जिसे कहना चाहिए कि एक जदीद मुआशरा नहीं बन पाए। द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ अमेरिका के शहर ह्यूस्टन से शरीके गुफ्तगू हैं जनाब आफाक फारूकी साहब। फारूकी साहब एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं और पहले पाकिस्तान में सहाफ़त करते रहे और 1986 से अमेरिका में मुकीम हैं और वहाँ पे भी सहाफ़त ही करते रहे और आजकल अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। फारूकी साहब, पिछले दिनों हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया, बल्कि कुछ लोग तो कहेंगे कि मज़े का खेज बयान दिया। उन्होंने ये फरमाया कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया और वही इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली का जिम्मेदार है। अब एक ऐसा शख्स जो 30 साल से तकरीबन सियासत में है, उससे पहले वो 70s में वो इंग्लैंड में रहा काफ़ी देर, अब भी काफ़ी देर वो 5 साल तकरीबन इंग्लैंड में रहे और इतनी भी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ उनकी नहीं हुई कि वो बयान देने से पहले थोड़ा सा गौर ही कर लिया करें। अगर पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है तो बांग्लादेश किसने बनाया? नहीं, मैं सबसे पहले तो जो आपने एम्फसाइज करके कहा कि ये इंग्लैंड में पहले भी रहे, अब भी रहे, इंक्लूडिंग खान साहब, ये जानना मेरे ख्याल में नाजरीन का बहुत ज़रूरी है कि पहले ये अंडरस्टैंडिंग हो कि ये पाकिस्तान के क्रिकेटर, पाकिस्तान के फिल्म स्टार, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल्स, जो पोइट से लेकर जर्नलिस्ट तक, ये यहाँ के सिस्टम को देखने नहीं आते, ना उससे ये आशनाई चाहते हैं, ना इंटरेक्ट करते हैं, ना ये गोरों में कालों में कहीं जाते हैं। ये 99% देशियों के पास ही वही निहारी, पाए, हरीरा और हरीसा और ये चीजें खा के अटलांटिक सिटी चले जाते हैं, एट द मोस्ट वेगस चले जाते हैं, या ये शाम को किसी बार में, वो बार में भी जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसे नहीं नोट करते या एंजॉय करते, ये अपनी ही एक देसी गैदरिंग में बैठे रहते हैं। तो इन पे ये इल्जाम ना लगाया जाए कि ये वहां कोई लर्न करने जाते हैं। पहली बात तो ये हुई। सेकंड ये कि देखें, इसहाक डार कोई गॉड गिफ्टेड पॉलिटिशियन तो है नहीं। ये जैसे मुल्क हादसाती तौर पे बना, ये सारा सिस्टम भी एक्सीडेंटली है, और खासकर पॉलिटिशियंस भी, कि कौन करीब है कौन दूर है, फिर खानदान और वो मुरीसियत, वो सारी चीजें। तो इसहाक डार अब की जो वापस आए तो ये समझ रहे थे ये 90s का ही एरा है, ना अभी कोई अफगानिस्तान वार हुई है, ना टेररिज्म के खिलाफ कोई मामलात हुए हैं, ना पाकिस्तान ने डबल खेला है, और ना हम अभी पकड़े गए हैं, और स्ट्रेटेजिक डेप्थ और ये सारी चीजें मिलाकर एक डिलूजनल जो एक थॉट है वो उनके दिमाग में था, और मुफ्ता को मूव करके अच्छा फिर पूरी दुनिया में आप नोट करें कि ये वाहिद मुल्क है कि यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना अकाउंटेंट होता है, कभी भी इकोनॉमिस्ट नहीं आता। जो मुझे याद पड़ता है अपनी जर्नलिज्म में, ज़ियाउल हक के दौर में एक आखिरी जो इकोनॉमिस्ट थे वो आए थे डॉक्टर महबूबुल हक। उसके बाद कोई बीच में 1-2 महीने के लिए आया, और बाकी तो सब ये बैंकर आए हैं, अकाउंटेंट्स आए हैं, शौकत अजीज हो, शौकत तरीन हो, यू नेम इट। तो अच्छा फिर समझी हैं जनाब हुकूमती पार्टी के कायद के, उनका तो हक बनता है। अब बताने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं जो रोज कहते हैं कि अक्टूबर में ये आए और सबको पता था कि IMF के बगैर नामुमकिनात में से है
कि हम सरवाइव कर सके। यहाँ तक कि वो पीटीआई जो मुआहिदा तोड़ के भाग गई और जो अमेरिका पर इल्जामात लगा रही थी, वो भी ये कहती है बिगिनिंग से कि जी हुकूमत मिली तो जाना तो आईएमएफ में ही पड़ेगा। मगर यह आदमी कह रहा था कि अगर मेरी शराइत पे नहीं आएंगे तो आई डोंट केयर अबाउट दोज, आई डोंट केयर अबाउट IMF एंड दिस एंड दैट, और हमें पता है कैसे करना है। इन 4 महीनों में जो तबाही आई है उसके बारे में आम आदमी को तो अंदाजा ही नहीं है कि हम कहाँ खड़े हो गए। मगर उस पर कल मरियम कहती हैं, देखें डिफेंड कैसे करते हैं ये लोग एक दूसरे को, मतलब मक्कारी की आखिरी हद है ये, कि उनसे पूछा गया कल एक प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू हुआ कि जो इसहाक डार ने किया तो आपके ख्याल में उससे मुल्क को नुकसान नहीं हुआ? कहीं नहीं, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उन्होंने महंगाई करने से इनकार किया। चले मान लेते हैं इनकार किया, मगर क्या उस इनकार पर कायम रहे? क्या उनकी शर्त मान ली गई या उससे ज्यादा सख्ती पैदा हुई? या 4 महीने में जो डॉलर जो है ब्लैक में बिका 295 तक और 300 तक, मेरे पास गवाहियां मौजूद हैं कि बाजार में 295 तक की तो विटनेसेस है मेरे अपने अराउंड के लोगों में कि जिन्होंने यहां से जाके डॉलर बाजार में बेचा है। तो उसकी जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेता। तो दोस्तों, ये थे आज के इस सप्ताह के मुद्दे, जिसको हम आपके लिए सोचने पर छोड़ते हैं। ये मुद्दे ऐसे हैं जो कभी बासी नहीं होते हैं, जो कभी पुराने नहीं होते हैं। हमारी सोच के लिए वो हमेशा हमें प्रेरणा देते रहते हैं और हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, ताकि हम में एक आत्मसम्मान भी बढ़े, हमारा अपना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़े। भारत के लिए बहुत सुनहरे मौके खुल रहे हैं। तो दोस्तों, हमेशा ख्याल रखिएगा कि भारत में आज का जो नेतृत्व है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहा है, उनके साथ खड़े रहना, हमेशा हमेशा खड़े रहना। राष्ट्रीय जागरण अभियान उसी एक मकसद का एक संगठन है और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो आप चलते हैं हमारे स्थायी स्तंभ वंदे मातरम में, जहां हम आज बात करेंगे भारत के गौरव की एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे। और वो तस्वीर है ऑपरेशन दोस्ती, जो हाल ही में तुर्की और सीरिया में एक ज़बरदस्त भूकंप आया था और उनके साथ जो मानव होनारत हुई थी। आज तक 50,000 से ज़्यादा लोग उसमें मृत घोषित किए गए हैं और बहुत बड़ी नुकसानी हुई थी। उसमें भारत ने भी मदद भेजी थी, अपने वीरों को भेजा था और उन्होंने कितने लोगों को बचाया, कैसे उन्होंने सेवा की, वो वापस आकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी से गोष्ठी कर रहे हैं। उसका एक अहवाल हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों है, उसकी एक दलील आपको इसमें से मिलेगी। बस ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही आप सोचिए, आप और हम सोचें और मिलकर भारत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये छोटा सा वीडियो। जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा। तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा, आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं? तो कहते हैं, नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है, सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। कि महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। ये जो डॉग स्क्वाड था आपके साथ, क्योंकि ये हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं है, वहाँ उनको इतनी ठंड में जाना था,
उन सब की हेल्थ कैसी रही? यहाँ से चाहे वहाँ पे भी हमारी डॉग की तबीयत बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा काम किया इन्होंने, और अभी भी अच्छी है, बढ़िया है सर। हमने सबसे पहले डॉग जूली को रबल्स की तरफ छोड़ा, तो जूली ने रबल्स की तरफ देखकर बार करके लाइव विक्टिम होने का इंडिकेशन दिया। उसके बाद में फिर हमने रोमियो को उसके कंफर्मेशन के लिए छोड़ा, और रोमियो ने फिर से बार करके उसको वहाँ लाइव विक्टिम होने का कंफर्मेशन दिया। हमने 2 छोटी बच्चियों को रबल से 80 घंटे और 104 घंटे के बाद अर्थक्वेक के निकाला उनको जिंदा। लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी ने वहां जो लोग रो रहे थे करा करा के, वो शायद आई थिंक जो है लोगों ने, कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी वो बोल रहे थे कि जब वहां से निकल रहे थे। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना। 72 घंटे से ज्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी, और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी, और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए, और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला, और बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहां उतरता है, लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ गया। जो छवि भारत की आज की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा जरूर मदद करेगा, और किसी और से ज्यादा ही करेगा। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। ये जो ऑपरेशन करने के लिए आए हुए अलग अलग टीमें थी, उनकी कुछ जरूरत पड़ गई तो वे भी एक दूसरे को मदद करते थे कि क्या था? ऐसा कोई अनुभव है किसी का? एक ऑपरेशन साइट में हमें तुर्की की टीम जो थी उसके साथ काम करने का लगातार मौका मिला, और लगभग 72 घंटे तक उस साइट पे हम काम करते रहे। कि हम लोग जब काम कर रहे थे तो अपनी टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए ब्रीचिंग करके कम से कम रबल को हटा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे एंट्री की। लेकिन जो लोकल आर्मी यूनिट्स उनकी थी वो ज़्यादातर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उस लोड को हटाना चाह रहे थे। तो लास्ट में फिर यही हुआ कि उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से बोला कि आप इसको कीजिए, हम देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने एंट्री हमारे मेथड के थ्रू अंदर की। ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। सुना आप में से किसी के जुड़वा बच्चों को छोड़ के चली गई आप, हैं? आकर के बच्चों को मिलना हुआ कि नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी देश के लिए प्रेरणा है। पहली बार गए होंगे? जी सर। आप में से कई होंगे तो पासपोर्ट भी पहली बार बना होगा। दोस्तों, आपने देखा कि छोटे से वीडियो में कितना बड़ा संदेशा है। भारत का एक ऐसा मानचित्र, भारत के संस्कारों का, भारत की संस्कृति का और भारत की स्पिरिट का, भारतीयता क्या है, इसकी छवि हमने इसमें देखी। बस आज तो इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे, कुछ नए मुद्दे, कुछ नई सोच और कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे विचार विमर्श करेंगे। तो दोस्तों, हमें आप आज्ञा दें, लेकिन भूलिए मत सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप हमें तो मदद करते ही हैं, भारत की सोच को भी मदद करें। प्लीज़, इतनी प्रार्थना है आपसे। धन्यवाद। जय हिंद।